नमस्कार मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैं अमन तिवारी आप सबका अपने इस वीडियो सेशन में पुनः एक बार हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। बच्चों, होली का पर्व बीत चुका है और होली की छुट्टियां भी बीत चुकी हैं और एक नई ऊर्जा और एक नए उत्साह के साथ मैं आपके सामने पुनः हाजिर हूं। अभी तक हमने वर्णमाला के 4 भाग देख लिए हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, और उम्मीद करता हूं वो चारों पार्ट देख के आप वर्णमाला को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे वर्णमाला के तथ्यों को और अच्छे से उन तथ्यों को याद भी कर लिया होगा। तो आइए आज इन्हीं तथ्यों को जो आप सीख चुके हैं, वर्णमाला अध्याय के तथ्यों को, इन्हीं की एक परीक्षा हो जाए, इन्हीं से संबंधित प्रश्न हो जाएं और इनके उत्तर हो जाएं। बच्चों, अगर आप मेरे वीडियोस देख चुके हो उसके बाद इस सेशन को देख रहे हो तो आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। अगर मेरे आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया आपसे निवेदन है, पहले उन वीडियोस को देख लीजिए। वर्णमाला भाग 1 से लेकर 4 तक के चारों पार्ट आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप पहले हिंदी पढ़ चुके हो और आगामी कोई परीक्षा ऐसी है जो बहुत जल्द आने वाली और आपको देनी है, तो आप मेरे इस वीडियो को देख के वर्णमाला के बहुत ही अच्छे प्रश्न आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस वीडियो को जरूर देखिए। आप सभी से निवेदन है कि गुरु दक्षिणा के तौर पर आप सिर्फ मेरा वीडियो लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट हो सके कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो बिना देर किए हम वर्णमाला की प्रश्नोत्तरी को शुरू करने जा रहे हैं और आप सब ध्यान से जवाब दीजिए और देखिए कि आपकी तैयारी कैसी है और कहाँ तक पहुँची है। चलिए, मैं आप सबके सामने आज वर्णमाला से संबंधित पहला प्रश्न मैं बता दूं आपको, मैं अच्छे खासे प्रश्न लेके आया हूं और ये प्रश्न कुछ परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने इन प्रश्नों को तैयार किया है, तो आप सब बहुत अच्छे से इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं। शुरुआत से हम शुरू से थोड़ा हल्के प्रश्नों से शुरू करते हुए कठिन प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों कि वर्ण किसे कहते हैं। बड़ा प्यारा प्रश्न है ये, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण, अक्षर किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। तो कई बार क्या होता है, थोड़ी सी चूक हो जाने पर यह प्रश्न गलत हो जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो खंडित हो सकती है, ध्यान दीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो खंडित हो सकती है। दूसरा प्रश्न है भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे, दूसरा ऑप्शन है भाषा की सबसे बड़ी इकाई, और तीसरा ऑप्शन है बच्चों भाषा की सबसे छोटी अखंडित इकाई। कौन सी इकाई? अखंडित। अखंडित इकाई मतलब जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप बताइए, जल्दी से बताइए कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो खंडित हो सकती है या भाषा की सबसे छोटी इकाई जो अखंडित है, मतलब जिसको तोड़ा ही नहीं जा सकता। प्रश्न को घुमा के पूछा गया है तो इसका जवाब भी बड़ी आसानी से नहीं दे सकते आप, आपको समझ के देना पड़ेगा। भाषा तो ये मिल रही, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ऐसा लग रहा है कि यही प्रश्न सही होगा, ऑप्शन सही होगा, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि इसमें आगे दिया है जो खंडित हो सकती है, माने जिसे तोड़ा जा सकता है। तो भाषा की जो इकाई तोड़ी जा सकती है उसको हम वर्ण नहीं कहते। भाषा की सबसे छोटी अखंडित इकाई मतलब जिसको तोड़ा ही नहीं जा सकता, अंतिम इकाई जिसको तोड़ नहीं सकते, अखंडित है जो, उसी को हम वर्ण कहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। ऐसा मैंने आपको पढ़ाया भी है और आपको पहले से पता भी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत जल्दी जल्दी प्रश्न करेंगे क्योंकि प्रश्न बहुत हैं और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हम हल कर सकें। दूसरा प्रश्न है वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, अभी देखिए वर्ण किसे कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के समूह को, पहला ऑप्शन वर्णों के समूह को, दूसरा ऑप्शन शब्दों के समूह को, तीसरा अक्षरों के अव्यवस्थित समूह को, चौथा ऑप्शन है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो बच्चों देखो, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता। तो आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा इस हिसाब से। तो इसलिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सब बच्चों में अच्छे से पढ़ा चुका हूं, आप पीछे जाके क्लास देख सकते हैं। हिंदी वर्णमाला को सामान्य तौर पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है। हिंदी वर्णमाला को, सवाल क्या पूछ रहा है, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया जाता है सामान्य तौर पर। तो बच्चों हिंदी वर्णमाला को आपको मैंने बताया है, हिंदी वर्णमाला को सामान्य तौर पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है बच्चों स्वर, स्वर वर्ण। दूसरे होते हैं बच्चों अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण। और बच्चों तीसरा जो होता है भाग वो होता है आपका व्यंजन, व्यंजन।
और जब इन तीनों को व्यवस्थित तरीके से मिला देते हैं, इन तीनों को, तो बन जाती है हमारी वर्णमाला। तो इसलिए वर्णमाला को सामान्य तौर पर कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा बच्चों। 2, 5, 4 गलत हो जाएंगे। ऑप्शन तीसरे ऑप्शन में 3 दिया है तो वो सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया गया है, परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी मानी गई थी? बहुत ही पेचीदा सवाल है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आपने मानक हिंदी के हिसाब से इसका जवाब दे दिया तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि कह क्या रहा है प्रश्न, परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी मानी गई थी, कि परंपरा जो चली आ रही थी उस परंपरा के अनुसार स्वर कितने माने गए थे बच्चों। तो इसका जवाब है परंपरागत रूप से तो 13 माने गए थे, जिसमें अयोगवाह भी शामिल थे। लेकिन जब अयोगवाह को अलग कर दिया गया स्वरों से, इन परंपरागत स्वरों से जब अयोगवाह को अलग कर दिया गया, उसे एक अलग कैटेगरी में डाल दिया गया, तो 2 स्वर निकल जाने पर स्वरों की संख्या कुल 11 रह गई। लेकिन अभी वो कुल स्वरों की संख्या मानक रूप से नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी थी। तो परंपरागत रूप से बच्चों स्वरों की संख्या 13 थी। कितनी थी? 13 थी परंपरागत रूप से। आज के समय में देखें अगर हम, स्वरों की संख्या कितनी है तो 11 है बच्चों। लेकिन यहां पर वो पूछ ही नहीं रहा आज के हिसाब से, आज पूछ रहा है परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी मानी गई थी। तो परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई थी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? अब देखिए वही प्रश्न आ गया फिर से। अब मानक हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो मानक हिंदी में स्वरों की कुल संख्या बच्चों 11 है। कितनी है? 11। मानक हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। तो ये तथ्य आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और अगर पता नहीं है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, और हिंदी कंप्लीट नाम से आपको प्लेलिस्ट में ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे पूरे वीडियो देख लीजिए वर्णमाला के, आपको फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। तो मानक हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या बच्चों 2 ही मानी गई है। अम तथा आहा, ये 2 अयोगवाह माने गए हैं बच्चों, और इनकी संख्या 2 है हिंदी वर्णमाला में। तो 2 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चौथे ऑप्शन में 2 दिया तो वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है बच्चों कि मानक हिंदी में व्यंजनों की कुल कितनी संख्या है? कभी भी प्रश्न देते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बच्चों। प्रश्न को अच्छी तरह समझिए कि पूछ क्या रहा है, उसके बाद ही हमें उत्तर देना चाहिए। मानक हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? मानक हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है बच्चों? मैंने आपको बताया था कि मूल व्यंजन जो होते हैं हिंदी में, हमारी हिंदी की वर्णमाला में, वो होते हैं बच्चों 33, और कुल व्यंजन जो होते हैं हमारी वर्णमाला में, कुल व्यंजन जो होते हैं बच्चों वो होते हैं 39। तो इसमें आपको बताना है कि मानक हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या पूछ रहा है व्यंजनों की, तो व्यंजनों की कुल संख्या बच्चों हो जाएगी चौथे ऑप्शन में 39। आपको समझ में आ गया होगा। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 39, और मूल व्यंजन की संख्या पूछे तो बच्चों 33। तो अभी मूल व्यंजन की बात नहीं कर रहा, अभी कुल व्यंजनों की बात कर रहा है। तो कुल माने टोटल व्यंजनों की बात कर रहा है। तो टोटल व्यंजनों की संख्या है 39। तो हमारा चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में मूल व्यंजन कितने हैं? देखिए फिर से वही प्रश्न आ गया जो अभी मैंने आपको तथ्य बताया था कि हिंदी भाषा में मूल व्यंजन कितने हैं। तो मूल व्यंजन 33 है और कुल व्यंजन 39 है। तो जब भी मूल व्यंजन पूछे तो 33 उत्तर देना, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 33। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने? देखिए कितना प्यारा प्रश्न पूछा है, व्यंजनों में अंदर चला गया है और आपसे पूछा स्पर्श व्यंजन कितने हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि का से लेकर मां तक जो टोटल 25 व्यंजन होते हैं, का से लेकर मां तक जो टोटल 25 व्यंजन होते हैं, जो कि 5 व्यंजनों के 5 वर्गों में विभाजित हैं, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी पूछ रहा है, तो उत्तर होगा 25। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको पता ही होगा कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं बच्चों, और उसमें 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तो 25 5 वर्ग हैं और हर वर्ग में 5 व्यंजन है, तो इसलिए कुल व्यंजन हो गए बच्चों 25। तो वही आपसे पूछ रहा है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं कुल, तो 25 होते हैं बच्चों। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन, जब भी कोई नाम पेचीदा ले लेता है या डिफरेंट कोई उसके लिए कोई वर्तनी यूज कर ले, शब्द प्रयोग कर ले, तो फिर बच्चों
थोड़ी सी मुश्किल हो जाता है कि उस तथ्य को बता पाना। सामान्य सी बात पूछेगा लेकिन इतना घुमाकर पूछेगा या ऐसा शब्द इस्तेमाल करेगा आपसे जिस शब्द को आपने पहले ना सुना हो। हालांकि ये तो बहुत सामान्य सा शब्द है जिसको मैंने पहले भी समझाया था आपको। उत्क्षिप्त का मतलब होता है उत्क्षिपन करने वाले व्यंजन, अर्थात झटका लगकर उच्चारित, जीभ को झटका देकर उच्चारित किए जाने वाले व्यंजन। तो जीभ को झटका देकर उच्चारित करने वाले व्यंजन जो होते हैं बच्चों, उन्हें हम द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं। द्विगुण, तो चाहे द्विगुण व्यंजन पूछे चाहे उत्क्षिप्त व्यंजन पूछे, एक ही बात है। और इनकी संख्या हिंदी में 2 है, ड़ तथा अढ़। ड़ तथा अढ़, ये 2 जो बच्चों व्यंजन होते हैं इन्हें द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है पूछ रहा है, तो उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या बच्चों 2 है। द्विगुण व्यंजन ही उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बच्चों पूछ रहा है हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजनों को शामिल किया गया है। बच्चों देखिए, संयुक्त व्यंजन कहते किसको है? 2 व्यंजनों को मिलाकर बनाया गया एक व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जब भी 2 व्यंजन आपस में संयुक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर हम आधे का को, शुद्ध का को इस पा से जोड़ दें तो ये कप हो जाएगा, कप। और ये जो व्यंजन है वो का आधा और पा आपस में जुड़ चुके हैं तो इसको हम कप कहेंगे। जैसे पप्पू लिखते हैं तो आधा पा मतलब शुद्ध पा और फिर पूरा स्वरयुक्त पा अगर लिखा जाए तो इसको इस तरीके से पप्प लिखेंगे, पप्प। तो ये जो पप्प है बच्चों ये संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। लेकिन हिंदी वर्णमाला में ऐसे कितने व्यंजन शामिल कर पाएंगे? कोई भी व्यंजन किसी से भी जुड़ सकता है। आधा व्यंजन के बाद जब भी पूरा व्यंजन आएगा तो वो संयुक्त होंगे ही होंगे। तो लेकिन सारे व्यंजनों को तो वर्णमाला में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ व्यंजन हैं जिनके रूपों को शामिल किया गया है एक स्वतंत्र वर्ण के रूप में। तो वो बच्चों 4 होते हैं। कौन से? क्षे, त्र, ज्ञ तथा श्र। बच्चों ये 4 व्यंजन है जो संयुक्त व्यंजन है, 2-2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं और इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छतरी वाले छा का निर्माण होता है शुद्ध का प्लस षटकोण वाले सा से मिलकर। त्रा का निर्माण होता है शुद्ध ता प्लस रा से मिलकर। ज्ञा का निर्माण होता है शुद्ध जा प्लस इया से मिलकर। और शा का जो निर्माण होता है बच्चों वो होता है शुद्ध शा और रा से मिलकर। तो ये 2-2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या बच्चों 4 होती है, जैसा कि आप देख ही रहे हो। तो सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन 4। तो आपको समझ में आ गया संयुक्त व्यंजनों की कितने संयुक्त व्यंजनों को शामिल किया गया है हिंदी वर्णमाला में? तो 4 को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वर वर्ण किन्हें कहते हैं? मतलब स्वर क्या होते हैं, कौन से वर्ण स्वर कहलाते हैं? तो ऑप्शन देखिए, जो किसी दूसरे वर्ण पर आश्रित हों, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित न किए जाएं, जो व्यंजनों की सहायता से उच्चारित हों, या फिर जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाएं। तो बच्चों आपको पता है कि स्वर किसको कहते हैं? स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जा सकें, जिनको उच्चारित करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाएं। बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे कि जो किसी दूसरे वर्ड पर आश्रित तो होगा तो फिर स्वर काय बात का, ये गलत हो गया ऑप्शन। जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित न किए जाएं, अरे स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किए जाएंगे तो स्वर ही नहीं बनेगा, वो फिर तो कुछ और हो जाएगा। जो व्यंजनों की सहायता से उच्चारित हो, भैया लो अब क्या बात कर रहे हो, स्वर उच्चारित होंगे व्यंजनों की सहायता से, ये भी गलत ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन जो बच्चों है वो है स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जाए उनको हम स्वर वर्ण कहते हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्पत्ति के आधार पर। अब प्रश्न थोड़े जो स्तरीय हो गए बच्चों, थोड़े अच्छे लेवल के प्रश्न हो गए हैं और ध्यान से प्रश्नों को पढ़िए, समझिए, सुनिए और उसके बाद ध्यान से ही उत्तर दीजिएगा। और उत्तर गलत हो जाए तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बस आपको मेरी पिछली क्लासेस जो पढ़ी हुई हैं वर्णमाला की उनको जाकर आपको देखना है। 4 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं वर्णमाला के, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। उन चारों वीडियोस को देख लीजिए आप, यकीन मानिए ये प्रश्नोत्तरी आपको एकदम हलवा लगेगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वर्णमाला से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस प्रश्नोत्तरी से बाहर जाने वाले नहीं है, इस बात का मैं दावा करता हूं, क्योंकि मैंने हर लेवल का प्रश्न इसमें डाला है। आइए देखिए, उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों देखो, उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक होता है मूल स्वर, क्योंकि स्वर पूछ रहा है उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। एक तो मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। ये एक पहला प्रकार हो गया मूल स्वर, दूसरा हो गया संधि स्वर। संधि स्वर, मूल स्वर तथा संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन 2।
उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है संधि स्वर के कितने उपभेद हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है, संधि स्वर के कितने उपभेद हैं। तो भैया हमने आपको बताया था संधि स्वर उन स्वरों को कहते हैं जो दो स्वरों के योग से निर्मित हुए हैं। जिन स्वरों का निर्माण या जिन स्वरों की उत्पत्ति दो स्वरों के मिलने से मानी जाती है उन्हें संधि स्वर कहते हैं। और संधि स्वर बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मूल दीर्घ, मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर। ध्यान दीजिए, मूल स्वर या दीर्घ स्वर की बात नहीं कर रहा, मूल दीर्घ अपने आप में एक कैटेगरी है। और दूसरा होता है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, दूसरा होता है संयुक्त स्वर। तो दो प्रकार के होते हैं संधि स्वर। संधि स्वर बच्चों दो प्रकार के होते हैं, देख लीजिए संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर होते हैं बच्चों बड़ा आ, बड़ी ई तथा बड़ा उ, इनको मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। और ए, ऐ, ओ तथा औ, ये जो स्वर होते हैं बच्चों, ये जो स्वर होते हैं ये होते हैं संयुक्त स्वर। और ये दोनों ही स्वर जो हैं मूल दीर्घ और संयुक्त दोनों ही स्वर मिलकर बनते हैं संधि स्वर, इनको संधि स्वर कहते हैं। तो संधि स्वर के दो भेद हैं बच्चों, मूल दीर्घ और संयुक्त। तो पूछ रहा है संधि स्वर के कितने उपभेद हैं, तो भैया दो उपभेद हैं, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी भाषा में मूल स्वर कितने। देखिए अभी मैंने आपको समझाया था तो उसका यहाँ लाभ मिलेगा आपको। हिंदी भाषा में मूल स्वर कितने, तो मूल स्वर बच्चों होते हैं चार। पर कौन कौन से मूल स्वर, मतलब जो सभी स्वरों की उत्पत्ति करने में जो मुख्य माने गए हैं उनको मूल स्वर कहते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री से ऋषि। ये मैंने आपको वीडियोस में अभी पढ़ाया था, अपने पिछले वीडियोस में वर्णमाला के अध्याय में। मूल स्वर बच्चों जो होते हैं चार होते हैं, आ, ई, उ, री, चार होते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी भाषा में मूल स्वर कितने हैं, तो चार हैं, पहला ऑप्शन ठीक। अगला देखिए, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बच्चों इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत है, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें। आप पढ़ तो चुके ही हैं, बस ये देख लें कि अगर वो प्रश्न आते हैं तो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और नहीं भी कर पाएंगे तो आप उत्तर मेरे माध्यम से प्राप्त कर लेंगे, तो उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अगला देखिए, संधि स्वरों की कुल संख्या कितनी है। संधि स्वरों की कुल संख्या कितनी है। अरे संधि स्वरों की कुल संख्या कितनी है। अभी मैंने आपको बताया संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल दीर्घ और संयुक्त। संयुक्त स्वर थे चार, मूल दीर्घ स्वर थे तीन, तो चार और तीन सात। तो दोनों प्रकार के संधि स्वर मिला के, दोनों प्रकार के संधि स्वर मिला के मूल दीर्घ और संयुक्त संख्या टोटल हो जाती है सात। तो हमारा ऑप्शन चौथे ऑप्शन में मिल रहा है, चौथा ऑप्शन चुन लीजिए, सात एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि मूल दीर्घ स्वर जो होते हैं वो संधि स्वर के ही प्रकार है, मूल दीर्घ स्वर। और मूल दीर्घ स्वर बच्चों बड़ा आ, बड़ी ई तथा बड़ा उ, इनको मूल दीर्घ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मूल स्वरों के आपस में ही मिलने की वजह से दीर्घ रूप में बने हैं। जैसे मैं समझा देता हूं आपको, जैसे छोटे आ से छोटा आ मिलाया, माने ये हरस्व स्वर या मूल स्वर है, और इस मूल स्वर को इसी मूल स्वर से मिलाया तो एक दीर्घ स्वर बना, और ये संयुक्त स्वर है बच्चों, एक संधि स्वर है। तो संधि है और अपने ही मूल का दीर्घ हो गया, ये अपने ही रूप का दीर्घ रूप बन गया है। छोटा आ से बड़ा आ मिल गया, दो छोटे आ मिलाए तो बड़ा आ बन गया, तो इस वजह से इसको मूल दीर्घ कहते हैं क्योंकि ये बड़ा है। इसी तरीके से छोटी ई से छोटी ई मिलाई बच्चों तो बड़ी ई का निर्माण हुआ है, तो ये भी छोटी ई का दीर्घ रूप है, मूल का ही दीर्घ है, इसी मूल का दीर्घ है। छोटे ऊ से छोटा ऊ मिलाया तो बच्चों बड़ा ऊ मिला बना, तो ये भी जो है छोटे ऊ का दीर्घ रूप है, और छोटा ऊ एक मूल स्वर है। तो मूल स्वर के ही जो दीर्घ रूप हैं उनको हम कहते हैं मूल दीर्घ स्वर। और मूल दीर्घ स्वरों की संख्या बच्चों तीन है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो तीन ऑप्शन का मिल रहा, तीसरे ऑप्शन मिल रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन तीन सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो बच्चों संयुक्त स्वरों की संख्या चार होती है, चार होती है। पहला ऑप्शन ठीक है, ए, ऐ, ओ तथा औ, ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं, और आप लोगों को जैसे पता ही है, तो आपको सिर्फ उत्तर देना है संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो संयुक्त स्वरों की संख्या चार है। लेकिन जब कहे संधि स्वरों की संख्या कितनी है तो सात बतानी है। मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है तो तीन बतानी है बच्चों। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। पहले समझ लीजिए, उच्चारण काल या मात्रा, उच्चारण में लगने वाले समय को उच्चारण काल कहते हैं,
और उच्चारण काल को मेजर करने के लिए मात्रा नियोजित की गई है बच्चों। मात्रा से हम किसी वर्ण का उच्चारण काल समझते हैं कि किस वर्ण में हमें कितना समय लगाना है उच्चारित करने में। उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर बच्चों स्वर तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बच्चों ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है बच्चों दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तीसरा होता है प्लुत स्वर, प्लुत, प्लुत स्वर। तो तीन प्रकार के होते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीसरे ऑप्शन में, तीसरा तीन मिल रहा है हमें, तो तीसरा विकल्प भी बच्चों ठीक हो जाएगा कि तीन प्रकार के होते हैं। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है बच्चों? मैं आपको बता दूं, जितने मूल स्वर हैं, जो मूल स्वर हैं, मूल स्वर ही ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व बोले तो छोटे स्वर जिनमें एक मात्रा का समय उच्चारित करने में लगता है, तो मूल स्वर ही ह्रस्व स्वर होते हैं। और मूल स्वरों की संख्या चूंकि 4 है, तो ह्रस्व स्वरों की संख्या भी बच्चों 4 है। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 4। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो दीर्घ स्वरों की संख्या बच्चों, जो संधि स्वर होते हैं वो सारे के सारे संधि स्वर, सारे के सारे बच्चों दीर्घ स्वर ही तो होते हैं, दीर्घ होते हैं। संधि स्वर सारे के सारे दीर्घ होते हैं, इसलिए संधि स्वरों की संख्या बच्चों 7 होती है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या भी टोटल 7 हो जाती है। तो ऑप्शन आपका 7 तीसरे विकल्प में मिल रहा है, तो उत्तर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दो मात्रा वाले स्वर क्या कहलाते हैं? बहुत प्यारा प्रश्न है। एक मात्रा वाला स्वर क्या कहलाता है? दो मात्रा वाला स्वर क्या कहलाता है? और तीन मात्रा वाले स्वर क्या कहलाते हैं? तो बच्चों तीनों का समझ लीजिए सेटअप। एक मात्रा वाले स्वर ह्रस्व स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर। दो मात्रा वाले स्वर दीर्घ स्वर होते हैं बच्चों। दो मात्राओं के जो स्वर हैं वो दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। और दो मात्राओं से जब ज्यादा मात्राएं लगा देते हैं, प्लुत कर देते हैं, तो उसको प्लुत स्वर कहते हैं। क्या करते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। तो अभी पूछा है दो मात्रा वाले स्वर क्या कहलाते हैं? आप बताइए। दीर्घ स्वर कहलाते हैं, चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से शब्द में प्लुत स्वर का प्रयोग किया गया है? देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है। प्लुत स्वर के बारे में मैंने आपको बताया था, जब किसी को पुकारते हैं कि या किसी को आवाज लगाते हैं या फिर किसी को कोई डायलॉग बाजी करते हैं, कोई नाटक का संवाद बोलते हैं, तो उसमें कभी कभी हम दीर्घ स्वरों को थोड़ा लंबा खींच देते हैं। उनकी दो मात्रा से ज़्यादा समय की अवधि ले लेते हैं और उस अवधि को क्रॉस करने के बाद, मतलब जो दीर्घ स्वरों की जो अपनी एक अवधि है उससे भी आगे निकल जाते हैं उच्चारण करते करते, तो वो स्वर प्लुत हो जाता है बच्चों। तो प्लुत स्वरों का तरीका ये होता है पहचानने का कि उसमें वर्तुल रेखाएं लगी होती हैं, उसमें 3 वर्तुल रेखाएं प्रयोग कर देते हैं, तो इससे ये पता चल जाता है कि कोई स्वर जो है वो प्लुत किया गया है। तो देखिए राम सीते, राम रा डॉट 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 माँ, तो ये वाला तो कोई प्रोसेस होता ही नहीं है, डॉट 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 माँ। अगर हमें किसी स्वर को लंबा खींचना है तो उसका आगे ये वर्तुल रेखाएं 3 प्रयोग की जाएंगी, तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। प्लुत स्वर का प्रयोग इस शब्द में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने भेद होते हैं? बहुत प्यारा प्रश्न है। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने के भेद होते हैं? तो मैंने आपको पढ़ाया है कि जीभ के आधार पर, मान लो ये जीभ है, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। जो जीभ के पिछले सिरे से उच्चारित किए जाए उन्हें कहते हैं पश्च स्वर। क्या कहते हैं बच्चों? पश्च स्वर। और जीभ के मध्य भाग से जो उच्चारित किए जाए उन्हें कहते हैं मध्य स्वर। क्या कहते हैं? मध्य स्वर। और जीभ के आगे के हिस्से से जो उच्चारित किए जाते हैं उन्हें कहते हैं अग्र स्वर, अग्र स्वर। और मैं आपको बता दूं, मध्य स्वर एक मात्र है, छोटा आ। अग्र स्वर जो है ई, री, ए तथा आई, ये 5 स्वर बच्चों जो हैं वो अग्र हैं। इकलौता एक छोटा आ मध्य स्वर है, बचे हुए बाकी के 5 स्वर बड़ा आ, उ, ओ तथा औ, ये 5 स्वर बच्चों जो हैं पश्च स्वर होते हैं। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 तरीके के होते हैं, पश्च स्वर, मध्य स्वर, अग्र स्वर, 3 तरीके के होते हैं। और वही हमसे पूछ रहा है कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? तो 1 2 3 भेद हैं, तो तीसरा ऑप्शन चौथे विकल्प मिल रहा है, हम उत्तर दे देंगे। ध्यान दीजिएगा, विकल्प की संख्या के चक्कर में सही संख्या बताना मत भूल जाना। मैं विकल्प तीसरा नहीं बता रहा हूं, मैं 3 उत्तर दे रहा हूं, 3 प्रकार के होते हैं जो कि चौथे विकल्प में लिखा हुआ है। इस भी चीज पे भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा मध्य स्वर है? बड़ा प्यारा प्रश्न पूछ लिया। अभी मैंने आपको बताया कौन सा मध्य है, कौन सा अग्र है, कौन सा पश्च है।
मध्य स्वर कौन सा है? इकलौता एक होता है, जीभ के प्रयोग के आधार पर पूछ रहा है मध्य स्वर कौन सा है, तो छोटा आ तीसरे विकल्प में मिल गया, उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर केबीसी खेल रहे हैं। ये रहा कि निम्न में कौन से स्वर पश्च स्वर हैं? बच्चों पेपर में जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है लोगों की। क्यों? क्योंकि इतना ध्यान से पढ़ते ही नहीं है कि पश्च स्वर क्या है, अग्र स्वर क्या है, इनको बहुत अच्छे से समझ लिया जाए। अगर इन चीजों को बहुत अच्छे से याद कर लोगे, बहुत अच्छे से समझ लोगे, तो 1 नंबर पक्का हो जाएगा तुम्हारा, प्रश्न गलत नहीं होगा। और गलत प्रश्न होने पर 1 नंबर तो प्रश्न का कटता है, प्लस आपका माइनस मार्किंग हो जाता, तो वो मिले मिलाए से और चले जाते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी, ध्यान से पढ़ना है। पश्च स्वर कौन से? मैंने आपको अभी बताया था कि जीव के प्रयोग के आधार पे 3 तरीके के स्वर होते हैं, पश्च स्वर, मध्य स्वर, अग्र स्वर। मैंने बताया आ, ये मध्य स्वर होता है। अग्र स्वर होते हैं ई, री, ए तथा ऐ, ये होते हैं अग्र स्वर। अब पूछ रहा पश्च स्वर, तो बचे हुए सारे बड़ा आ, उ, ओ तथा औ, ये क्या होते हैं बच्चों? पश्च स्वर होते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ई, ये तो अग्र स्वर होता है। ई कौन सा है? अग्र स्वर है, तो ये तो हमारा जवाब सही नहीं है, कट गया, गलत हो गया। ए ऐ, ये भी अग्र स्वर होते हैं बच्चों, ए ऐ, तो ये तो पश्च पूछ रहा है, ये भी कट गया। री से ऋषि, ये भी अग्र होता है बच्चों, तो ये भी हमारा नहीं जवाब होगा क्योंकि पश्च स्वर पूछ रहा है। ओ औ, हाँ ओ औ जो होते हैं बच्चों वो पश्च स्वर होते हैं, और हमारा जवाब सही हो जाएगा चौथा विकल्प, क्योंकि हमसे पश्च स्वर पूछ रहा है, तो ओ औ हमारे जो है पश्च स्वर हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि पश्च स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? हा हा हा, कैसे प्रश्न पूछ रहे हो जी, अमन सर के स्टूडेंट हैं। पश्च स्वरों की संख्या बच्चों 5 होती है। अभी पिछले 2-3 प्रश्नों में मैं लगातार समझाता जा रहा हूं, पश्च स्वरों की संख्या 5 होती है, अग्र स्वरों की संख्या 5 होती है, मध्य स्वर की संख्या मात्र 1 है। तो पश्च स्वरों की संख्या कुल पूछ रहा है, तो 5 कहां दिख रहा है? तीसरे विकल्प में, उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन से विकल्प में अग्र स्वर हैं? लो भैया कर लो बात। उ, ये पश्च स्वर है। ओ औ, ये भी पश्च स्वर है। छोटा आ, ये मध्य स्वर है। ए ऐ, यही वाले हैं भैया अग्र स्वर, इसी का तो सवाल पूछ रहा है। ए ऐ अग्र स्वर है, ए ऐ अग्र स्वर है, तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये चीज। अगला प्रश्न ये रहा कि मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? प्यारा प्यारा शब्द है, प्रश्न है बच्चों। मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर मैंने आपको 4 तरीके के स्वर पढ़ाए थे। विवृत स्वर, जिनमें पूरा मुंह खुलता है। अर्धविवृत स्वर, जिनमें आधा मुंह खुलता है। समृत स्वर, जिनमें मुंह ना के बराबर खुलता है, लगभग बंद सा ही रहता है। और अर्ध समृत स्वर, माने जिनमें मुंह आधा बंद करना पड़ता है। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर बच्चों स्वर मैंने आपको 4 प्रकार के बताए थे। इस आधार पर यह प्रश्न का उत्तर क्या होगा जरा बता देना, आप बता पाओगे? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट करके बता दो, मैं इसका उत्तर ना बता रहा। चौथा ऑप्शन ठीक होगा, पहला ऑप्शन ठीक होगा। 4 प्रकार के होते हैं। मुझे पता है तुम लोग कंजूस आदमी हो, कंजूस लोग हो, कंजूस इंसान हो, तुम लोग कमेंट वमेंट करोगे नहीं, तुम लोगों को बड़ा कंजूसी है, डेटा खर्च ना हो जाए। कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक नहीं करते हो। कभी तो हमसे मोहब्बत होगी तुम लोगों को, और जब हो जाएगी तो तुम कमेंट भी करोगे, लाइक भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे, शेयर भी करोगे। देखना तुम, एक चीज का वादा करता हूं कि अगर तुम मेरी प्लेलिस्ट में जाके मेरे वीडियोस देखते रहे, एक तरफ से देखते रहे, मन से देखते रहे, नोट्स बनाते रहे प्रॉपर, ठीक है, तो हिंदी की टेंशन भूल जाना, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होनी। अगला प्रश्न, मुख द्वार खुलने के आधार पर 4 प्रकार के स्वर होते हैं, पकड़ लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा विवृत स्वर है? विवृत स्वर पूछ रहा है। अब वही मुख द्वार खुलने के आधार पर पूछ रहा है जी, विवृत स्वर, क्योंकि मुख द्वार खुलने के आधार पर होता है। तो बच्चों बड़ा आ जो होता है उसमें मुंह पूरा खुलता है और इसको विवृत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? विवृत है, ये विवृत स्वर है, इसमें मुंह पूरा खुलता है। तो बड़ा आ इकलौता ऐसा स्वर है जो विवृत स्वर होता है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा समृत स्वर है? बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा है। एक काम करते हैं, सारे स्वरों को लिख लेते हैं। बड़ा आ होता है बच्चों विवृत स्वर, विवृत स्वर, ठीक है, बड़ा आ होता है विवृत स्वर। और छोटा आ, ऐ तथा औ, मैंने आपको ट्रिक भी दी थी कि अंग्रेजी बना दो, जिस अंग्रेजी में एक ए आए, जिसकी अंग्रेजी बनाते समय जिसको रोमन लिपि में लिखते समय एक ए मिले वो होते हैं अर्धविवृत, और जिसमें 2 ए मिले वो होता है विवृत। तो इन तीनों की अंग्रेजी बना के देख लेना, एक ए मिलेगी, तो ये हो गया अर्धविवृत। कौन सा हो गया बच्चों?
अर्ध विवृत, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं अर्ध विवृत, ये 3 अर्ध विवृत होते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, समृत की। समृत स्वर तो मैंने आपको बताया था, अबे क्या हो गया भाई, समृत। समृत स्वरों की अगर हम बात करें, लिख दे पहले उसके बाद बताते हैं। सबसे पहले लाइन से आ को छोड़ दीजिए, उसके बाद लाइन से 5 स्वर, आ को छोड़ दीजिए, फिर लाइन से 5 स्वर गिनिए, ई उ री, ये 5 स्वर बच्चों समृत स्वर होते हैं। क्या होते हैं, समृत स्वर। इनमें मुंह ना के बराबर खुलता है। और बच्चों ए तथा ओ, इसको मैंने ट्रिक दिया था, ओए, ओए जो होता है वो अर्ध समृत होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं, अर्ध समृत स्वर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इससे संबंधित प्रश्न फिर पूछे जाएंगे इसी उसमें, तो इसलिए जब जवाब प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर तब भी ले लोगे। बड़ा आ विवृत स्वर होता है, इसकी संख्या 1 है, विवृत स्वर की संख्या 1 है। अर्ध विवृत स्वरों की संख्या बच्चों 3 होती है, छोटा आ, आई, औ, इनकी संख्या 3 होती है। समृत स्वर बच्चों 5 होते हैं, ई उ री, ये 5 समृत होते हैं। और ए और ओ 2 स्वर जो हैं अर्ध समृत होते हैं। तो आपसे पूछा निम्न में कौन सा समृत स्वर है, आई, ये तो अर्ध विवृत है, ये भी नहीं है। छोटा आ भी अर्ध विवृत है, ये तो समृत पूछ रहा है। औ जो होता है बच्चों वो भी आपका अर्ध विवृत होता है, तो ये भी नहीं है। बड़ा ऊ, बिल्कुल बड़ा ऊ समृत स्वर होता है, तो यही चौथा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विकल्प में सही अर्ध समृत स्वर है, किस विकल्प में सही अर्ध समृत। अब सही अर्ध समृत पूछ रहा है। अर्ध समृत स्वर बच्चों ओ ए, मैंने आपको याद कराया ओ ए, माने चाहे ए पहले लिख लो चाहे ओ, वैसे क्रम तो ए पहले ही लिखनी चाहिए। लीजिए मैं लिख ही देता हूं, ए तथा ओ ये होते हैं अर्ध समृत स्वर। तो जहां आपको ए और ओ मिलेगा वही सही होगा, बाकी गलत होगा। ई नहीं, उ नहीं, आई औ नहीं, ए ओ मिल गया, ये अर्ध समृत स्वर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है अर्ध विवृत स्वरों की कुल संख्या कितनी है, अर्ध विवृत स्वरों की। तो अर्ध विवृत स्वरों की संख्या मैंने अभी बताई आपको, छोटा आ ये अर्ध विवृत होता है, आई ये अर्ध विवृत होता है, और औ ये अर्ध विवृत होता है। मैं ट्रिक फिर बता दे रहा हूं, अंग्रेजी बनाने पर जिसमें एक ए मिले, सिर्फ एक ए, जैसे आ की अंग्रेजी सिंगल ए, आई की अंग्रेजी ए आई, औ की अंग्रेजी ए यू, तो जिसमें एक ए मिल रहा है वो अर्ध विवृत है। और बड़ा आ में डबल ए, इसकी अंग्रेजी बच्चों बनाते हैं तो हम लिखते हैं डबल ए, तो जिसकी डबल ए हो अंग्रेजी वो विवृत है, और जिसमें एक ए मिले वो अर्ध विवृत है। तो अर्ध विवृत स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो आप देख लीजिए 1, 2 और 3, तो तीसरा ऑप्शन 3 लेकर आया है, तो वही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। ओठों की आकृति के आधार पर बच्चों स्वरों के 2 भेद होते हैं। ओठों की आकृति 2 तरीके की बनती है स्वरों को उच्चारित करते समय, या तो ओठ गोलाकार होते हैं या तो ओठ गोलाकार नहीं होते हैं। अगर ओठ गोलाकार होते हैं किसी स्वर को उच्चारित करते समय तो उसको वृत्तमुखी स्वर कहते हैं, और अगर ओठ गोलाकार नहीं होते हैं तो उसको अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। उ ओ औ ये 4 स्वर वृत्तमुखी होते हैं, बाकी के बचे हुए सारे स्वर अवृत्तमुखी होते हैं बच्चों। तो पूछ रहा है कि ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, भेद पूछ रहा है, तो भेद 2 होते हैं भैया, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन वृत्तमुखी स्वर है, वृत्तमुखी, वृत्तमुखी स्वर है। निम्नलिखित में कौन वृत्तमुखी स्वर है, तो मैंने बताया उ ओ औ, ये 4 स्वर वृत्तमुखी होते हैं। इनमें 4 में से जहां मिल जाए, री नहीं, ए नहीं, आ नहीं, उ आपका वृत्तमुखी है। पहला ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है मुख अथवा नासिका के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद किए जा सकते हैं, मुख या नासिका के प्रयोग के आधार पर कितने भेद किए जा सकते हैं। तो 2 किए जा सकते हैं बच्चों, या तो केवल मुख से उच्चारित हो सकता है स्वर, होते ही हैं सारे के सारे स्वर मुख से ही उच्चारित होते हैं, नासिका की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी स्वर पे चंद्रबिंदु या अनुस्वार माने अंक की बिंदी लगा दी जाए तो फिर उस स्वर को उच्चारित करने के लिए हमें मुख भी चाहिए और नासिका भी चाहिए। तो इस आधार पर या तो केवल मुख से उच्चारित होगा, या मुख धन यानी प्लस
नासिका दोनों से उच्चारित होगा। दो ही कंडीशन है बच्चों, दो ही कंडीशन है, या तो केवल मुख से या तो मुख एवं नासिका दोनों से उच्चारित होगा। तो दो कंडीशन है, जो मुख और नासिका दोनों से उच्चारित होते हैं उसे कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक उसको कहेंगे बच्चों अनुनासिक। और जो केवल मुख से उच्चारित होते हैं, नासिका से उच्चारित नहीं होते, उनको कहते हैं निर्नुनासिक। तो हम कह सकते हैं कि मुख अथवा नासिका के प्रयोग के आधार पर जो स्वर हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, निर्नुनासिक और अनुनासिक। अगर चंद्र बिंदु या अंकी बिंदी लगा दी जाए तो अनुनासिक हो जाएगा, और चंद्र बिंदु और अंकी बिंदी नहीं लगी है तो निर्नुनासिक होगा। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा बच्चों। दो प्रकार के हो सकते हैं, निर्नुनासिक, अनुनासिक। मैं बता दूं, यहां पर स्पष्ट कर दूं कि सारे स्वर सामान्य तौर पर निर्नुनासिक होते हैं, लेकिन चंद्र बिंदु या अंकी बिंदी लगा देने पर वो अनुनासिक बन जाते हैं। तो इसलिए दो प्रकार के हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निर्नुनासिक स्वरों की संख्या कितनी है? अरे भैया, जितने स्वर हैं वो सारे के सारे निर्नुनासिक है, तो 11 है। 11 स्वर होते हैं, तो 11 के 11 स्वर जो हैं वो निर्नुनासिक होते हैं। अगला देखिए प्रश्न, कोई स्वर कब अनुनासिक हो जाता? लो जी, कर लो बात। अभी तो उत्तर दे दिए हम 2 मिनट पहले, हम तो खुद ही नकल करवा रहे हैं तुमको। प्रश्न आता है आगे, उत्तर पहले मिल जाता है कि कोई स्वर कब अनुनासिक हो जाता है, कब उसमें नासिका प्रयोग होने लगती है। तो मैंने आपको बताया, जब किसी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाए, चंद्र बिंदु लग जाए, या फिर अनुस्वार लग जाए। क्या लग जाए? अनुस्वार। ऐसा मत समझना चंद्र बिंदु को हम कुछ बता नहीं रहे हैं, अनुनासिक कहते हैं चंद्र बिंदु को। अनुनासिक, अरे अनुनासिक तो पूछ ही रहा है। तो चंद्र बिंदु लग जाए या अनुस्वार लग जाए किसी स्वर पे, उदाहरण के लिए मान लो मैंने छोटी ई पे ले लिया और इस पे चंद्र बिंदु लगा दी, तो हो गया जी अनुनासिक। और इस पे अगर हमने अनुस्वार का प्रयोग कर लिया, तब भी ये हो गया अनुनासिक। लेकिन अगर ये दोनों चीजें ना लगाते तो ये रहता निर्नुनासिक। लेकिन इस ई पे अगर चंद्र बिंदु या अंकी बिंदी लगा दी जाए तो बन जाएगा अनुनासिक। तो वही पूछ रहा है, कोई स्वर कब अनुनासिक हो जाता है? जब उसके साथ चंद्र बिंदु या अनुस्वार का प्रयोग हो। बिल्कुल सही बात है, यही ऑप्शन सही है, बाकी पढ़ना भी क्या, पहला ही ऑप्शन ठीक मिल गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 39वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, घोषत्व या तारत्व के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? देखो जी, घोषत्व या तारत्व का मतलब है जब किसी वर्ण को उच्चारित किया जाता है तो हमारे स्वर यंत्र में, कंठ में वायु यानी श्वास का कंपन होता है। अब अगर वो कंपन बहुत गति से हो, बहुत तेज कंपन हो, तो उसकी वजह से घोष पैदा होता है। तो उस स्वर को या उस वर्ण को हम घोष स्वर या सघोष स्वर कह सकते हैं, या उस वर्ण को हम सघोष वर्ण कह सकते हैं। लेकिन अगर स्वर यंत्री में श्वास का कंपन ना हो या बहुत मामूली हो, ना के बराबर हो, तो फिर घोष पैदा नहीं होता बच्चों। फिर उस कंडीशन में उस वर्ण को अघोष वर्ण कहते हैं। लेकिन सौभाग्य की बात यह है, हमारे बड़े अच्छे भाग है, प्रभु की बड़ी कृपा है कि सारे के सारे स्वर उच्चारित जब किए जाते हैं तो स्वर तंत्री में कंपन होता है। अर्थात सारे के सारे स्वर बच्चों सघोष होते हैं, कोई भी स्वर अघोष होता ही नहीं है। तो घोषत्व या तारत्व के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो एक ही प्रकार का होता है, सघोष। अघोष का ऑप्शन ही नहीं उठता। सारे स्वर सघोष होते हैं तो एक ही प्रकार के हो सकते हैं, सघोष। तो चौथा ऑप्शन, ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, मास्टर क्वेश्चन है ये, हर कोई ना करवा पाए और ना हर कोई कर पाए। अगर अमन सर की क्लास लोगे तभी होना है। घोषत्व या तारत्व के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? तो एक ही प्रकार के। लेकिन अगर यही प्रश्न पूछ लेता तारत्व या घोषत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के हैं, तो भैया 2 प्रकार के हो जाते, सघोष और अघोष। सघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। लेकिन बात व्यंजनों की नहीं हो रही है, किसकी हो रही है? स्वर कितने प्रकार के हैं घोषत्व या तारत्व के आधार, तो एक ही प्रकार के होते हैं, सघोष। सारे के सारे स्वर सघोष होते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी 40 प्रश्न हो जाए, 50 प्रश्न हो जाए, उसके बाद पानी पी लेना पॉज लगा के। ठीक है, पॉज कर देना वीडियो, पानी पी लेना, उसके बाद फिर देखना। मेरे नशीब में पानी अभी नहीं है, कोई पानी की बोतल पानी की बोतल तो है लेकिन दूर है, अभी कोई ऑपरेटर वगैरह नहीं है जो मुझे पानी दे सके, मेरा गला सूख रहा है। लेकिन आप लोग वीडियो पॉज कर सकते हो, वीडियो पॉज कर देना, पानी पी लेना, उसके बाद फिर वीडियो के पास आ जाना और बाकी के प्रश्न देख लेना। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, कि निम्नलिखित में कौन स्वर कंठ स्वर है? आहा, उच्चारण स्थान के आधार पर पूछ रहा है, कौन सा स्वर निम्नलिखित में कंठ स्वर है? कंठ स्वर। तो भैया हम आपको बता दें,
उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर आपके 6 प्रकार के होते हैं। देखिए, कंठ से उच्चारित होने वाले स्वर को हम कंठ स्वर कहेंगे, छोटा आ और बड़ा आ, ये 2 स्वर होते हैं कंठ स्वर। फिर ई होते हैं तालव्य, जो तालु से उच्चारित होते हैं, ई, छोटी ई और बड़ी ई, ये होते हैं तालव्य स्वर। उसके बाद ये जो होते हैं ना उ, ये ओष्ठ से उच्चारित होते हैं बच्चे, ओठों से, ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, तो इनको ओष्ठ्य स्वर कहते हैं उ को। री से ऋषि, ये आपका मूर्धन्य स्वर होता है, अर्थात मूर्धा से उच्चारित होता है। मूर्धा बच्चों जानते हो क्या होता है, किस अंग को मूर्धा कहते हैं? चलिए कमेंट करके बताइए किस अंग को मूर्धा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ए तथा ऐ। ए तथा ऐ जो स्वर है बच्चों, क्योंकि आ और ई से मिलकर ए ऐ का निर्माण हुआ है, इसलिए कंठ तालु, कंठ और तालु से उच्चारित होते हैं। कंठ तालब भी कहेंगे इनको, कंठ प्लस तालु दोनों आवश्यकता होती है इनको उच्चारित करने के लिए, तो कंठ तालब भी होते हैं ये स्वर। और बच्चों ओ और औ, ये जो स्वर हैं ओ औ, ये आपके कंठ और ओठ, ओष्ठ दोनों से मिलकर उच्चारित होते हैं, इसलिए इनको कंठोष्ठ स्वर कहते हैं, कंठोष्ठ स्वर। इसमें आ और ऊ के मिलने से इनका निर्माण हुआ है, इस वजह से। तो सवाल पूछ रहा है कंठ स्वर कौन से हैं, तो आ, ये दोनों कंठ स्वर हैं। बाकी की स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अगर लेना चाहें तो आगे के प्रश्न हो सकता है इस टॉपिक से संबंधित हो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये चौथा विकल्प सही हो गया, जो इसमें निम्नलिखित में कौन सा स्वर कंठ स्वर है, तो आ, ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 41वां प्रश्न, निम्न में कौन कंठ तालव्य स्वर है? देखिए आ गया ना कंठ तालव्य, आपको मैंने बताया था ए और ऐ, ये कंठ तालव्य है, क्योंकि ये आ और ई के मिलने से बना है ए, और फिर आ और ए के मिलने से बना है ऐ। तो अगर आ और ई नहीं होता तो ए नहीं बनता, और ए नहीं बनता तो ऐ नहीं बनता, इसलिए कंठ तालव्य स्वर ए ऐ है, पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए, री का उच्चारण स्थान क्या? बच्चों कई बार परीक्षाओं में स्वर का उच्चारण स्थान पूछ लिया जाता है, लेकिन कई बार बच्चे जो है इन चीज़ों को याद ही नहीं करते। अध्यापक तो सब पढ़ाता है, कोई ऐसा अध्यापक नहीं है जो बेहतर ना पढ़ाए, सभी अध्यापक अच्छा पढ़ाते हैं, जहाँ से भी जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे प्यारे बच्चे याद नहीं करते। मैं आपको बता दूं, स्वरों के उच्चारण स्थान जरूर याद करिए, व्यंजन के तो आप लोग करते ही हैं, स्वरों का उच्चारण स्थान भी आपको पता होना चाहिए। तो री का उच्चारण स्थान बच्चों मूर्धा होता है, मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था, तो मूर्धा से उच्चारित होता है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में अयोगवाह की संख्या कितनी है? लोली कर लो बात, अभी ये भी पूछेंगे बच्चों वाले प्रश्न आप लोगों से, कोई बात नहीं, बच्चों वाले एक आध प्रश्न हल्के भी होते हैं। 2 होती है हिंदी में भाषा में अयोगवाह की संख्या कितनी है, तो 2 होती है, अम और आहा। ये 2 स्वर हैं बच्चों, जो स्वर थे, सॉरी अब अयोगवाह हैं। इनको पहले स्वर परंपरागत रूप से इनको स्वर माना जाता था, लेकिन अब इनको स्वर नहीं माना जाता, और है भी नहीं, कलम हुए कहीं के, स्वर की पंक्ति में बैठे थे जाके, हैं निकाल के बाहर खड़ा कर दिया, अयोगवाह बना दिया। तो अयोगवाह अम और आ बच्चों जो है वो 2 हैं, तो 2 ऑप्शन में ही 2 मिल रहा है, तो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? जो स्वतंत्र हो, अरे स्वतंत्र हो जाएंगे तो फिर तो स्वर हो जाएंगे, ऑप्शन गलत है ये। जो स्वर की सहायता से बोले जाते हो, आगे भी पूछ लेते हैं, देख लेते हैं, जो व्यंजनों की सहायता से बोले, अब व्यंजन की सहायता से बोला जाएगा क्या? इनमें से कोई नहीं, तो बच्चों ऑप्शन दूसरा विकल्प सही है। जो स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं या बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। बाकी के ऑप्शन जो है आपके वो गलत है, दूसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं, इस तथ्य को याद कर लीजिए, और आपका दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न, सामान्य तौर पर रूप के आधार पर, सामान्य तौर पर रूप के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? सामान्य तौर पर या फिर रूप के आधार पर? देखिए बच्चों, सामान्य तौर पर व्यंजन के 5 प्रकार होते हैं। एक तो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन या ला हुआ अंतस्थ व्यंजन। तीसरा ऊष्म व्यंजन, जिन्हें हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। चौथा संयुक्त व्यंजन, क्षेत्र ज्ञाश्रा। और 5वां द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। तो सामान्य तौर पर बच्चों व्यंजन जो है वो 5 प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। वही पूछ रहा है सामान्य तौर पर या रूप के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं, तो आप उत्तर दे दो ना, तीसरा विकल्प सही है, 5। अगला प्रश्न,
स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की बच्चों संख्या कई बार मैं बता चुका हूँ 25 होती है। इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। 5 व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं, तो 25 व्यंजन जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? मूल व्यंजनों की संख्या, तो मूल व्यंजनों की संख्या बच्चों अभी मैंने बताई थी वीडियो के आरंभ में 33 होती है। मूल व्यंजनों की संख्या बच्चों 33 होती है और मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न देखिए, स्पर्श व्यंजनों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? स्पर्श व्यंजनों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन सही होगा, वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजन को और कहते हैं। अगला है, स्पर्श व्यंजनों में कौन नासिक वर्ण होते हैं? कौन, देखिए स्पर्श व्यंजन हर वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। पहला व्यंजन, दूसरा व्यंजन, तीसरा व्यंजन, चौथा व्यंजन और फिर आता है 5वां व्यंजन हर वर्ग में। जैसे उदाहरण के लिए का वर्ग के मैं लिख देता हूं, क, ख, ग, घ, अंग। अब हमारा प्रश्न कह रहा है, और ऐसी 5 वर्ग हैं बच्चों, लिख ही देता हूं, चा, छा, जा, झा, अन, टा, ठा, डा, ढा, अण, ता, था, दा, धा, न, प, फ, ब, भ और म। ये बच्चों स्पर्श व्यंजन है। अब पूछ रहा, स्पर्श व्यंजनों में कौन नासिक के वर्ण होते हैं जो नाक की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण नहीं, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण बिल्कुल हाँ, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण बच्चों नासिक के होता है। अनुनासिक कह सकते हो इसको, नासिक के कह सकते हो। नाक की सहायता से उच्चारित किया जाता है प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण को। तो प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन जो होता है बच्चों वो नासिक के होता है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में कौन से अंतस्थ व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन, या, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनको उच्चारित करते समय वायु अंदर की ओर स्थान ग्रहण करती है, बाहर जाने के बजाय अंदर की ओर जाती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, या, र, ल, व। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन ज्ञ का निर्माण किन व्यंजनों के योग से हुआ है? बड़ा प्यारा प्रश्न है बच्चों। संयुक्त व्यंजन ज्ञ का निर्माण किन व्यंजनों के योग से हुआ है? संयुक्त व्यंजनों का निर्माण किन व्यंजनों के योग से हुआ है? इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में बहुधा पूछे जाते हैं और पूछे ही जाते हैं, इसलिए आपको प्रत्येक संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन व्यंजनों से मिलकर हुआ है पता होना चाहिए। आपको मैं बता दूं, ज्ञ का निर्माण जो बच्चों दो व्यंजनों के मिलने से हुआ है, शुद्ध जा प्लस इया, जिसको आप अन कह सकते हो, इया कह सकते हो। अभी फिलहाल इसका इया उच्चारण करेंगे क्योंकि जिया बराबर जिया, इसको जियानी भी बोलते थे लोग। तो ज्ञ का निर्माण जो बच्चों है या जिया का निर्माण जो है वो शुद्ध जा और अन के मिलने से होता है। देख लीजिए स्क्रीन पे, शुद्ध जा हलंत लगा है जा के नीचे और अन पे हलंत नहीं लगा, इसमें स्वर समाहित है। तो इसलिए आपका कौन सा विकल्प, गा प्लस या ज्ञ? अरे ना भैया, ये गलत है। जा प्लस या जिया, ये भी गलत है। ज्ञ प्लस या, यही सही है तीसरा विकल्प, इनमें से कोई नहीं, ये तो विकल्प ही नहीं गलत है। तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा बच्चों, जा प्लस अन या इया, इनके मिलने से ज्ञ का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि संयुक्त व्यंजन श्रा का निर्माण किन 2 व्यंजनों से मिलकर हुआ है? तो मैं आपको बता दूं, शुद्ध शा, सलजम वाला शा, और रा, पूरा रा, इसके मिलने से बच्चों श्रा का निर्माण होता है। इन 2 व्यंजनों के मिलने से श्रा का निर्माण हुआ है। तो सही ऑप्शन है पहला विकल्प, श प्लस रा, शुद्ध शा। शा पे हलंत है बच्चों, ध्यान रखना, शा पे हलंत है। अगर हलंत नहीं होगा तो वो आगे वाले में संयुक्त ही क्यों होगा? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से व्यंजन, निम्नलिखित में जो ऑप्शन दिए गए इनमें कौन से व्यंजन मूल व्यंजन के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो बच्चों पहले ये जान लो कि कौन कौन से मूल व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतहस्थ व्यंजन, अंतहस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये 3 जो व्यंजन, 3 तरीके के जो व्यंजन हैं वो मूल व्यंजन में आते हैं। वो किस में आते हैं बच्चों? मूल व्यंजनों में आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन, या जिन्हें आप उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुण व्यंजन, ये दोनों ही मूल व्यंजन में नहीं आते। तो
पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन से व्यंजन मूल व्यंजन के अंतर्गत नहीं आते। अंतस्थ व्यंजन ये तो आते हैं, ऊष्म व्यंजन ये भी आते हैं, स्पर्श व्यंजन ये भी आते हैं, द्विगुण व्यंजन नहीं आते। द्विगुण व्यंजन नहीं आते, संयुक्त व्यंजन नहीं आते। ये मूल व्यंजन नहीं है, ये मूल व्यंजन है, ये मूल व्यंजन है, लेकिन ये मूल व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा विकल्प सही। अगला प्रश्न, संयुक्त व्यंजन क्षत्रिय वाले छा का निर्माण किन व्यंजनों से मिलकर हुआ है? छे का निर्माण किससे मिलकर हुआ है? तो बच्चों में बता दूं, शुद्ध का प्लस षटकोण वाला सा, इन दो व्यंजनों के मिलने से निर्माण हुआ है इस प्राणी का। प्राणी तो ना कहूं इसको, प्राणी निर्जीव चीजों को प्राणी कह रहे हो। क्षेत्रीय वाला छा, क्षत्रिय वाला जो छा है बच्चों वो शुद्ध का और सा के मिलने से बना है। तो इसका ऑप्शन देखिए दूसरा विकल्प सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए अच्छे से कि निम्नलिखित में कौन द्विगुण व्यंजन है? निम्नलिखित में कौन द्विगुण व्यंजन है? तो देखिए, डा डलिया के नीचे लगा दो बिंदी तो वो बन जाता है द्विगुण व्यंजन। ढा ढक्कन के नीचे लग जाती है जब बिंदी तो वो हो जाता है द्विगुण व्यंजन। अड़ और अढ़ ये द्विगुण व्यंजन होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो तीसरा विकल्प बच्चों सही है, देख लो बिंदी केवल जो है तीसरे विकल्प में लगी है नीचे। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है? तो अभी बताया द्विगुण व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है, पहला विकल्प सही। अगला प्रश्न देखिए, नवीन विकसित व्यंजन कौन से? नवीन विकसित, नए नए बने, जो नए नए विकसित हुए। तो मैंने आपको बताया था कि उत्क्षिप्त व्यंजन अर्थात द्विगुण व्यंजन जो हैं वो सबसे बाद में बने हैं, हमारी वर्णमाला में सबसे बाद में जोड़े गए हैं, सबसे नए हैं, वो अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, नवीन हैं, नए नए विकसित हुए हैं। तो इसलिए नवीन विकसित व्यंजन अगर पूछे तो आप बिना सोचे समझे नवीन विकसित व्यंजन में उत्तर दे देना, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। ठीक है जी, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि वायु संवेग के आधार पर हवा के प्रेशर की बात कर रहा है जी। हवा के प्रेशर, लांगुरिया ने पंप चलाए दे, हवा निकल गई पहिया की। अरे नहीं, पहिया की हवा नहीं निकालनी है, मुंह से हवा निकालनी है। वायु संवेग के आधार पे पूछ रहा है, वायु संवेग के आधार पर, हवा के प्रेशर के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों मैंने आपको बताया है, जब भी कोई व्यंजन या कोई भी वर्ण उच्चारित किया जाता है तो मुख से वायु बाहर की ओर निष्कासित होती है। हर बार ये वायु अलग अलग तरीके की अमाउंट में निकलती है। जैसे उदाहरण के लिए, कभी ये वायु कम निकलेगी, कभी ये वायु थोड़ी अधिक निकलेगी। तो जब वायु कम निकलती है तो उसको अल्प प्राण कहते हैं, और जब वायु अधिक निकलती है तो उसको महाप्राण कहते हैं। तो वायु संवेग के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, चौथे विकल्प में दिया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? मैंने आपको बताया है कि अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन पहचानना सीख लो, याद कर लो कौन कौन से अल्प प्राण होते हैं, कौन कौन से महाप्राण होते हैं। तो साधारण सी ट्रिक भी दी है मैंने आपको कि भैया अगर कभी किसी वर्ण की अंग्रेजी बनाते समय उसमें एच आ जाए, एच, तो वो महाप्राण होगा, और अगर एच नहीं आए तो वो अल्प प्राण होगा। ये ट्रिक नहीं समझ पा रहे हो? समझ तो रही होगे, अंग्रेजी बनाने पे एच आएगा तो महाप्राण, एच नहीं आएगा तो अल्प प्राण। ध्यान रखना ये ट्रिक चा पे और सब्जी वाले सा पे काम नहीं करती है। तो एच आने पर महाप्राण हो जाता है, एच ना आए तो अल्प प्राण होता है। खा, इसकी अंग्रेजी बनेगी के एच ए, फा, पी एच ए, डा, डी ए, था, टी एच ए। तो तीन ऐसे वर्ड मिले जिसमें अंग्रेजी मिली। तो ये तो भैया हो गए एच वाले महाप्राण, लेकिन हमसे पूछ रहा अल्प प्राण, तो जिसमें एच नहीं आया वही है अल्प प्राण, डाडलिया अल्प प्राण हो गया भैया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन महाप्राण व्यंजन है? कौन महाप्राण व्यंजन है जिसमें एच आ जाए वही महाप्राण होगा? चा। देखो, चा में एच आएगा, ये प्रश्न जानबूझ के डाला गया है, चा में एच आएगा लेकिन फिर भी वो अल्प प्राण है, क्योंकि वर्ग का पहला व्यंजन मैंने आपको बताया, वर्ग का पहला व्यंजन, वर्ग का तीसरा व्यंजन और वर्ग का पांचवा व्यंजन, ये 1, 3, 5 वर्गीय व्यंजन के पहले, तीसरे और पांचवें व्यंजन बच्चों अल्प प्राण होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन बोले तो या, रा, ला, वा, ये अल्प प्राण होते हैं, और उसके साथ ही साथ अड़ा, ये अल्प प्राण होता है। बाकी के बच्चे सारे के सारे व्यंजन महाप्राण माने गए हैं। तो निम्नलिखित में कौन महाप्राण व्यंजन है? ये तो चा तो हो गया अल्प प्राण, क्योंकि वर्ग का पहला व्यंजन। जा, ये भी अल्प प्राण है। टा, ये भी अल्प प्राण। धा,
धा जो है बच्चों वो महाप्राण है, क्योंकि ये वर्ग का चौथा व्यंजन है, ना तो पहला है, ना तो तीसरा, ना तो पांचवा, ये वर्ग का चौथा व्यंजन है। ये किस वर्ग का है? ता, था, दा, धा, ता वर्ग का चौथा व्यंजन है, इसलिए ये महाप्राण है। अगला प्रश्न देखते हैं। घोषत्व या तारत्व के आधार पर, घोषत्व या तारत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी कुछ देर पहले घोषत्व के आधार पर आपने स्वरों की चर्चा की थी मैंने, तो उस समय बताया था कि घोषत्व या तारत्व के आधार पर स्वर की बात करें तो एक ही प्रकार के होते हैं स्वर, लेकिन घोषत्व या तारत्व के आधार पर व्यंजन की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, सघोष स्वर व्यंजन, सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। व्यंजन की जब भी बात करें तो दो प्रकार के होते हैं घोषत्व के आधार पर, सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। तो चौथा विकल्प बच्चों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सघोष व्यंजन है? तो ये आपको याद होने चाहिए तभी आप कर पाएंगे। अगर आपको पता नहीं है कौन से व्यंजन सघोष हैं कौन से घोष हैं, तो अभी के अभी इस वीडियो को यहीं पॉज करिए और पीछे जाइए प्लेलिस्ट में। मेरे वर्णमाला के भाग 1, 2, 3, 4, 5, चार ही तक तो बनाए हैं, 5 कहाँ बनाया? 1, 2, 3, 4 वर्णमाला के जो 4 भाग बनाए हैं, चारों के चारों देख लो, तुमको सब याद हो जाएगा कि कौन से वर्ण जो हैं वो सघोष हैं, कौन से वर्ण जो हैं अघोष हैं, तो आपको याद हो जाएगा। तो कौन सा सघोष होता? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा ये अघोष होते हैं, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन बच्चों सघोष होता है। 3, 4, 5 वाले जो व्यंजन है वो सघोष होते हैं, सघोष, और वर्ग के जो पहले और दूसरे व्यंजन होते हैं वो अघोष होते हैं। इसके अलावा भी व्यंजन बहुत सारे हैं जिनको सघोष अघोष मैंने बताया है, तो आप कृपया करके पहले उनको याद कर लीजिए। फिलहाल इस ऑप्शन को सॉल्व कर लेते हैं। का वर्ग का पहला व्यंजन है, ये तो अघोष है। खा ये दूसरा, ये भी अघोष है। जा, च, छ, जा ये वर्ग का तीसरा व्यंजन है, और तीसरा व्यंजन बच्चों सघोष होता है, और सघोष ही हमसे पूछ रहा है तो उत्तर हमें मिल गया, तीसरा ऑप्शन सही। और टा जो है वर्ग का पहला व्यंजन है तो वो तो अघोष होगा। अगला प्रश्न देखिए, तो तीसरा विकल्प सही है, जा सघोष व्यंजन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सघोष व्यंजन है? फिर से निम्नलिखित में कौन सा सघोष व्यंजन है? अभी क्या पूछा था? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है भैया? निम्नलिखित में कौन सा सघोष व्यंजन है? बता दिया, जा सघोष व्यंजन है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सघोष व्यंजन है? अरे वाह, टा, ठा, चा, वाह, बहुत सुंदर। वर्ग का पहला व्यंजन बच्चों अघोष होता है, टा वर्ग का पहला व्यंजन है, ठा दूसरा व्यंजन है, तो पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है, तो ये दोनों कट गए, ये दोनों अघोष है। चा वर्ग का पहला व्यंजन, ये भी अघोष है। बचा केवल चौथा व्यंजन वाह, ये सघोष है। मैं बता दूं आपको, या, रा, ला और वाह ये चारों व्यंजन बच्चों सघोष होते हैं। कैसे होते हैं? सघोष। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, थोड़ा थोड़ा का याद करते चलिए तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। या, रा, ला, वाह ये सघोष होते हैं। तो वाह जो है बच्चों पूछा है कि सघोष व्यंजन कौन सा इनमें से, तो वाह है। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा मच्छर जी बैठ गए थे। मच्छर जी बैठ जाए तो डिस्प्ले काम नहीं करती, मच्छर बैठ गया था भाई डिस्प्ले पे, ये बहुत बड़ा लफड़ा है। मच्छर अगर इस पे डिस्प्ले पे बैठ जाए, कोई कीड़ा बैठ जाए तो फिर जो है वो टच नहीं मानता उसको। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अघोष व्यंजन है? अघोष वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन बच्चों अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन सघोष होता है। अंतहस्थ व्यंजन सारे के सारे सघोष होते हैं, लेकिन ऊष्म व्यंजन के तीनों सा, श, स और सा ये अघोष होते हैं बच्चों। ये कैसे होते हैं? अघोष। जबकि अगर उस व्यंजन में हा की बात करी जाए, हा, तो ये हा जो है उस व्यंजन में वो होता है सघोष, और तीनों सा जो होते हैं वो होते हैं अघोष। तो हमसे पूछना निम्नलिखित में कौन सा अघोष व्यंजन है? पहला ही ऑप्शन मिल गया, शाह। शाह अघोष होता है बच्चों, अघोष ही पूछ रहा है। हा सघोष होता है, डा डलिया भी सघोष होता है, ढा ढक्कन भी सघोष होता है, क्योंकि डा डलिया वर्ग का टा, ठा, डा तीसरा व्यंजन है, तीसरा व्यंजन सघोष होगा। डा ढक्कन चौथा व्यंजन है, ये भी सघोष होगा, हा भी सघोष है। लेकिन शाह जो है बच्चों वो अघोष होता है, क्योंकि तीनों सा अघोष होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में
कौन अघोष व्यंजन होते हैं? निम्नलिखित में कौन अघोष व्यंजन होते हैं? ऑप्शन देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। अघोष व्यंजन पूछ रहा है, तो अभी मैंने बताया आपको प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है, बल्कि जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन बच्चों सघोष होता है। ये सघोष वाले हैं, ये पहले और दूसरे अघोष वाले हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, और अघोष ही पूछ रहे तो पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का चौथा पांचवा व्यंजन ये तो सघोष होता है, इनको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन हमेशा अघोष होता है, वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा दंतोष्ठ व्यंजन है? बच्चों, व्यंजन भी पूछ लिए जाते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर, और ये जो मैंने पूछा है वो पूरी वर्णमाला में इकलौता व्यंजन ऐसा है जो दांत और ओठ की मदद से बोला जाता है, दंतोष्ठ। एक ही व्यंजन दंतोष्ठ है जो है चौथा विकल्प वाह। वाह का उच्चारण दंत और ओष्ठ की मदद से होता है, इसलिए इसको दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। पूरी हिंदी वर्णमाला में सभी व्यंजनों में इकलौता व्यंजन है जो दंतोष्ठ व्यंजन है, इसको याद कर लीजिए। कई बार पूछा गया और पूछा फिर दोबारा भी जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कंठ ध्वनि है? ध्वनि कहे चाहे वर्ण कहे एक ही बात है। कौन सा वर्ण कंठ है, कंठ से उच्चारित होने वाला? तो का वर्ग के सभी व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, ये पांचों व्यंजन बच्चों कंठ होते हैं, और कंठ हमसे पूछ रहा तो पहला ही विकल्प मिल गया घा। घा जो होता है वो कंठ है। चलिए लगे हाथ, इनको भी निपटा ही लेते हैं। झा जो है बच्चों वो च, छ, ज, झा, माने तालु से उच्चारित होने वाला, ये तालव्य है, ये तालव्य है। ये तो कंठ हो ही गया, कंठ से उच्चारित होने वाला कंठ है। ट, ठ, ड, ढ, अण, ये मूर्धा से उच्चारित है तो ये मूर्धन्य हो गए। ढा जो है मूर्धन्य है। ये प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ की मदद से उच्चारित तो ये ओष्ठ है, ओष्ठ है। तो कंठ कौन सा है? घा। बाकी का भी बता दिया आपको, तो ये देख लीजिए। आपको उच्चारण स्थान पता नहीं है तो वीडियो जाके जल्दी देखिएगा आप। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन तालव्य व्यंजन है? तो मैंने आपको बताया चा वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं वो तालव्य होते हैं बच्चों, तो चा हो जाएगा। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। च, छ, ज, झ, ये तलवा ना हो, जीभ ऊपर तलवे पे स्पर्श ना करे तो हम बोल नहीं सकते चा, तो तालु होना जरूरी है, तालु से उच्चारित होता है चा, इसलिए तालव्य कौन सा है? चा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मूर्धन्य व्यंजन है? टा वर्ग के सभी व्यंजन टा, इसमें तो वर्ग ही नहीं दिया एक भी, लेकिन फिर भी बता देता हूं मूर्धन्य कौन कौन से होते हैं। टा, ठा, डा, ढा, आणा, ये जो है आपके अणा मूर्धा से उच्चारित होते हैं, ठीक है। इसके बाद षटकोण वाला सा, ध्यान दीजिए, शल्यम वाला सा तालु से उच्चारित होता है, षटकोण वाला सा जो है मूर्धा से उच्चारित होता है, सब्जी वाला सा जो बच्चों वो मसूरे से उच्चारित होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है मूर्धन्य कौन सा है, तो पा ओष्ठ है, रा जो है वो आपका वर्तस्य माने मसूरे से उच्चारित होने वाला है, दंतमूल व्यंजन है, शा जो है वो तालव्य है। तो एक ही व्यंजन है षटकोण वाला सा जो मूर्धा से उच्चारित होता है। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा? षटकोण वाला सा। ध्यान रखिएगा, ये व्यंजन मूर्धन्य व्यंजन है, ये वाले व्यंजन मूर्धन्य व्यंजन है, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन वर्तस्य व्यंजन है? वर्तस्य, मैंने आपको बताया है वर्तस्य व्यंजन पूछे, दंतमूल व्यंजन पूछे, मसूरे से उच्चारित होने वाले व्यंजन पूछे तो एक ही बात होती है। और इसकी एक ट्रिक है कि वर्तस्य व्यंजन बहुत सरल हैं, अर्थात सरल, तीनों व्यंजन बच्चों वर्तस्य होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन में दिया है? रा, तो रा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन लुंठित व्यंजन के नाम से जाना जाता है? लुंठित, देखिए दो प्रश्न अक्सर करके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लुंठित और पार्श्विक। पार्श्विक, लुंठित मतलब जिसमें जीभ रगड़ती हुई, लुंठन करती हुई पीछे की ओर बढ़े, उसको लुंठित व्यंजन कहते हैं। और पार्श्विक का मतलब होता है जिसमें वायु जीभ के पार्श्व अर्थात बगल से निकल जाए, जिसके उच्चारण में जीभ उच्चारित करते समय जीभ कहीं टच हो ऊपर तालु की तरफ और बगल से हवा निकले, उसको पार्श्विक, मतलब पार्श्व माने बगल से हवा निकल रही है जीभ के, तो उसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ला होता है पार्श्विक, पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन, और रा होता है लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन, रा होता है लुंठित व्यंजन, ला होता है पार्श्विक व्यंजन। तो आपसे अभी लुंठित पूछ रहा है, लुंठित व्यंजन के नाम से किसको जाना जाता है? तो भैया रा को जाना जाता है। चौथा विकल्प याद कर लो सीधा सीधा, रा उच्चारित करते समय, रा उच्चारित करते समय
र, र, तो हम मसूड़े पे जीभ लगाते हैं और पीछे रगड़ते हुए पीछे ले जाते हैं जीभ, इसलिए इसको लुंठित व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है, वही देखिए अभी जो समझाया था, पार्श्विक व्यंजन के नाम से कैसे जाना जाता है, तो ला को, ला का उच्चार जो करते हैं, ला उच्चारित करते समय हमारी जीभ जो है ला, ला, ध्यान दीजिए, ला का जब हम उच्चारण करते हैं तो जो ला है वो मसूड़े पे जीभ लगाते हैं और उसके बाद जो बच्चों टच रहती है मसूड़े पे जीभ, और वायु जो है जीभ के बगल से निकल जाती है। जीभ कुछ इस तरीके से उठती रहती है, मसूड़े पे टच रहती है, मसूड़े पे जीभ टच हो जाती है और हवा जो है वो साइड से दोनों तरफ से निकलती है। तो पार्श्व माने होता है बगल, पार्श्व माने होता है बगल, पार्श्व बराबर बगल, जीभ में बगल से हवा निकल जाए तो उसको हम पार्श्विक व्यंजन कहेंगे। तो पार्श्व से निकलने वाले व्यंजन कोई पार्श्विक व्यंजन, तो ला आपका पार्श्विक व्यंजन होता है। सीधा सीधा भी याद कर सकते हो, ला जो है पार्श्विक व्यंजन है और रा जो है लुंठित व्यंजन है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे शहीद वर्ण के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न अक्सर करके अच्छी अच्छी पुस्तकों में दिया गया है कि शहीद वर्ण के नाम, शहीद वर्ण कौन सा है, तो आपको बताया था छोटा आ जो है बच्चों वो शहीद वर्ण, चौथा विकल्प सही है, शहीद वर्ण के नाम से जाना जाता है क्योंकि किसी भी व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें इसे शहीद करना पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस वर्ण को काकल्य व्यंजन के नाम से जाना जाता है? काकल्य, का को मूला से उच्चारित हो जाए वही काकल्य व्यंजन है। हा काकल्य व्यंजन होता है बच्चों, तो सही विकल्प हो जाएगा चौथा ऑप्शन हा बच्चों काकल्य व्यंजन होता है, ध्यान रखिएगा, हा काकल्य व्यंजन कहलाता है। पूछा जाए तो उत्तर दे देना, 1 नंबर मिल जाएगा सॉलिड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संघर्षी व्यंजन है? तो देखो पहले संघर्षी व्यंजन मैंने आपको बताया 2 तरीके के होते हैं, स्पर्श संघर्षी और ऊष्म संघर्षी। जब स्पर्श संघर्षी बोले कि स्पर्श संघर्षी कौन से हैं, लिख के दे कि स्पर्श संघर्षी कौन से हैं, तब आपको च, छ, ज, झा बताना है। लेकिन अगर स्पर्श संघर्षी ना लिखे, केवल संघर्षी लिखे या ऊष्म संघर्षी लिखे, तब आपको श, स, सा वाला ऑप्शन चुनना है। तो कौन सा इस संघर्षी व्यंजन है? तो ऑप्शन में शा इस संघर्षी व्यंजन होता है। इसके उच्चारण में जिह्वा को वायु के साथ संघर्ष करना पड़ता है, शा। अगला ऑप्शन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? जब लिख दे स्पर्श संघर्षी कौन सा, तो चा वर्ग के व्यंजन, तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगर यहां शाह दिया भी रहता, अगर 5वां ऑप्शन में शाह बना दूं तो ये स्पर्श संघर्षी नहीं है बच्चों, अभी चा ही ठीक रहेगा। स्पर्श संघर्षी लिख दे तो चा, छ, ज, झा, इन्हीं में से आपको चुनना है। तो स्पर्श संघर्षी की बात करें तो चा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन अशुभ व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं? तो जितने भी व्यंजन आप पढ़ते हैं आइए बचपन से, अंग खाली, अना खाली, अणा खाली, तो ये खाली वाले जो है वो खाली क्यों है? इसीलिए तो क्योंकि वो अशुभ है, उनसे कोई शब्द ही नहीं निर्मित किया गया है, किसी शब्द का नाम ही, कोई शब्द ही उनसे निर्मित नहीं हुआ है, किसी वस्तु को कोई नाम ही ऐसा नहीं दिया गया है जिससे उन वर्णों से उस वस्तु के लिए शब्द की शुरुआत होती हो। अर्थात मैं कहना ये चाह रहा हूं, हिंदी भाषा में कोई शब्द ही आरंभ नहीं हो रहा है किससे? अंग से, अन से और अणा से। ये शब्दों के बीच में तो प्रयोग किए जाते हैं, बीच में अंत में सब जगह प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन किसी भी शब्द का आरंभ इनसे नहीं किया गया है, तो ये अशुभ व्यंजन माने गए हैं। तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा तीसरा विकल्प अणा, ये अशुभ व्यंजन है। ये तीनों ही थे जो मैंने लिखे थे। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा एक आगत स्वर के नाम से जाना जाता है? आगत मतलब आया हुआ। हिंदी वर्णमाला में बच्चों हमारे मूल जो, हमारे वास्तविक जो स्वर हैं, हमारे खुद के जो स्वर हैं वो 11 स्वर हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे वास्तविक स्वर हैं। लेकिन एक स्वर है औ, इसे हमने अपनी वर्णमाला में, मानक वर्णमाला में स्वर के तौर पर शामिल किया है। क्यों किया है? क्योंकि अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द बच्चों जो है हिंदी शब्दकोश में भी शामिल हो चुके हैं और हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए डॉक्टर, तो डॉक्टर को उच्चारित करने के लिए, उसको डॉक्टर को लिखने के लिए हमें ओ की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो ओ का स्वर लगा है ये यही वाला है बच्चों, डॉक्टर। कॉलम, कॉलम, चॉकलेट, चॉकलेट। तो बच्चों ऐसे शब्दों को लिखने के लिए जो हमारी नियमित बोलचाल में प्रयोग हो रहे हैं, नियमित बोलचाल में प्रयोग हो रहे हैं, और इनको अगर हमें सही से उच्चारित करना है तो हमें अंग्रेजी का स्वर ओ लेना ही था। तो इसलिए ओ को हमारी वर्णमाला में शामिल किया गया और ये आया हुआ है, इसलिए इसको आगत स्वर कहते हैं। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका चौथा विकल्प। आगत स्वर कौन सा है? ओ को आगत स्वर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
निम्न में कौन एक अरबी फारसी वर्ण है? मैंने आपको बताया था कि अरबी फारसी वर्णों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उनके नीचे नुक्ता लगा होता, नुक्ता। तो नुक्ता देखिए कहाँ लगा है, टा में नहीं लगा, हा में नहीं लगा, ना में नहीं लगा, का में लगा हुआ है। तो ये का नहीं है, को है, को। तो को जो हो गया यहाँ पर, ये आपका नुक्ता वाला जो भी अक्षर मिले आपको, नुक्ता वाला जो भी व्यंजन मिले, वो अरबी फारसी वर्ड है और इसे हिंदी वर्णमाला में शामिल किया गया है, मानक वर्णमाला में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किस शब्द में द्वित व्यंजन का प्रयोग हुआ है? तो मैंने आपको बताया था कि अगर कभी कोई आधा व्यंजन आए और उसके बाद वही व्यंजन पुनः आए, माने आधे व्यंजन के बाद अगला व्यंजन वो पुनः वही मिले, तो उसको द्वित व्यंजन कहते हैं। समान दो व्यंजन आपस में जुड़े हो तो उसको बच्चों द्वित व्यंजन कहते हैं। तो किस शब्द में? पंप में क्या द्वित हुआ है? नहीं हुआ। इधर माँ आधा है और पा आगे, तो वो असमान है। मच्छर में चा और छा, ये भी द्वित नहीं है क्योंकि असमान है। कब्ज में बा और जा, ये भी असमान है। दिल्ली में ला और ला, ये दो अक्षर समान संयुक्त हुए हैं, तो दिल्ली में द्वित व्यंजन है। समान व्यंजन आपस में जुड़े तो उसको द्वित व्यंजन कहते हैं। तो दिल्ली में द्वित व्यंजन का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से हमारी आज की पाठशाला बच्चों यहीं समाप्त होती है। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप अगर हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी सीखना चाहते हैं, तो मेरी सारे वीडियोस आप एक तरफ से, पहले वीडियो से लेक्चर 1 से लेके और जो भी आगे बढ़ते रहें, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, उसको नियमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हर चैप्टर के बाद मैं आपको प्रश्न भी करवाता रहूँगा ताकि आपकी तैयारी संपूर्ण तैयारी हो, आप बिल्कुल भी भटके ना। और मैं आपको बता दूँ, मैं कई पुस्तकों का अध्ययन करके, मैं कई तथ्यों को पढ़ने के बाद उसका पूरा निचोड़ आपके सामने लेके आता हूं, तो आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को शेयर भी किया करें और लाइक कर दिया करें, और अगर चाहें तो आप जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं वो कोई एक अच्छा सा कमेंट, मोटिवेशनल कमेंट, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। वैसे तो इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मोटिवेशन भी कोई चीज़ होती है। आप जब अच्छी अच्छी बातें करते हैं किसी के बारे में तो उसे अच्छा लगता है और उसे एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, और वो सकारात्मक ऊर्जा आपके लिए और मेहनत करने के लिए हमें प्रेरित करती है। तो निवेदन है कि आप लोग ये सब काम भी कर दिया करें। तो इसी बात के साथ, इन्हीं तथ्यों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल मैं पुनः एक नए चैप्टर के साथ आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए सबको राम राम, शुभ रात्रि। क्योंकि अभी मेरे लिए रात्रि हो रही, हो सकता है कल आप दिन में ये वीडियो देखें, लेकिन अभी हमारे समय 12 बजने जा रहे हैं। तो अभी के लिए शुभ रात्रि।